प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं मोहनलाल जांगीड़ डायमंड फिजिक्स क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 है, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। ये जो चैप्टर है ये यूनिट 6 के अंतर्गत आता है और इसमें दो चैप्टर सम्मिलित हैं, चैप्टर 11वां और चैप्टर 12वां, जो कि अंक भार 9 अंक का है। अब देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं, पहला टॉपिक आता है इसका प्रकाश। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऐसी ऊर्जा जिससे हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, या फिर दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि प्रकाश वह बाह्य कारक होता है, प्रकाश वह बाह्य कारक होता है जो स्वयं अदृश्य किंतु अन्य वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य है किंतु अन्य वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है, तो प्रकाश का कौन सा भाग जो हमें वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है, उस भाग को कहा जाता है दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश जो है, इसकी तरंग दैर्ध्य परास होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। तो कहने का अर्थ ये हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि प्रकाश वह बाह्य कारक होता है जो स्वयं अदृश्य होता है किंतु अन्य वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश का वह भाग जो हमें वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है, उसे कहा जाता है दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य परास होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रम में बात की जाए तो 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। सामान्यतः प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश के संचरण पथ को किरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है सामान्यतः ये सरल रेखा में गमन करेगा और प्रकाश का जो संचरण पथ है, इस संचरण पथ को कहा जाएगा किरण। और विभिन्न किरणों का जो समूह होता है उस समूह को कहा जाता है प्रकाश पुंज। तो इसी के साथ ये पहला टॉपिक समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह के रूप में हम यहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग भी कर सकते हैं। ये कोई चिकनी सतह है और यहाँ का जो माध्यम है ये है माध्यम फर्स्ट। और यहाँ का जो माध्यम है ये है माध्यम सेकंड। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है
या चिकने तल के ऊपर आपतित होती है तो इससे टकराने के पश्चात यह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो इसकी डेफिनेशन होगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या चिकने तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो इस परिघटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा, ये जो प्रकाश की किरण जो है ये जिस पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है उस पृष्ठ को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या कहा जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। और इस पृष्ठ के ऊपर जो किरण गिरती है उस किरण को कहा जाएगा आपतित किरण। और इस तल से टकराने के पश्चात जो वापस उसी माध्यम में लौटती है इस किरण को कहा जाएगा परावर्तित किरण। और देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के कटान बिंदु से और परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो तल गुजरता है उस तल को कहा जाता है अभिलंब। ये जो है ये हो गया आपका अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण प्राप्त होता है उसे कहा जाता है इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब देखें, अब इसी टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक आता है परावर्तन के नियम। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो परावर्तन के जो नियम है वो निम्न है। पहला नियम ये आता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, इन तीनों का संबंध एक ही तल से होता है जिसे कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। दूसरा जो नियम है, इसका दूसरा नियम ये है कि जो आपतन कोण है इसका मान परावर्तन कोण आर के तुल्य होता है। मीन्स कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। और इसका जो तीसरा नियम है, ये नियम ये है कि परावर्तन की घटना में जो परावर्तित किरण प्राप्त होती है इस किरण की चाल एवं आवृत्ति दोनों अपरिवर्तित रहती हैं। चाल व आवृत्ति दोनों अपरिवर्तित रहती है। अब देखिए, एक विशेष बात ये आती है जो कि यहाँ पर नोट के रूप में लिखवाया गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के ऊपर अभिलंबवत आपतित होती है तो इस दर्पण से टकराने के पश्चात यह वापस उसी तल के ऊपर लौट जाती है। देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंबवत आपतित हो रही है, तो जैसे ही ये इस दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात जब ये वापस इसी पथ के ऊपर लौटती है तो इस स्थिति में अभिलंब का काम भी यही करेगा। तो इस स्थिति में कोण आई और कोण आर दोनों इक्वल होंगे जिसका मान 0 के समान होगा। यह है परावर्तन के नियम। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।
अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ये किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो अपन ये मान के चलते हैं, मान लिया ये हमारे पास ये कोई समतल दर्पण है, इसे नाम दे देते हैं एम डैश, और ये है इसका मुख्य अक्ष। इस समतल दर्पण एम डैश के सामने यहां पर ये कोई वस्तु रखी हुई है ए बी। अब देखिए ये जो वस्तु ए बी है, इस वस्तु ए बी से अनेक अनंत प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती हैं, लेकिन हमें कम से कम 2 किरणों के ऊपर विचार करना है। तो देखिए ये जो किरण है ये मुख अक्ष के समांतर है, किंतु ये दर्पण के ऊपर लंबवत आपतित हो रही है। तो जैसे ये प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर लंबवत आपतित होती है, तो इस दर्पण से टकराने के पश्चात यह वापस उसी पथ के ऊपर लौट जाती है। लेकिन जैसे ही कोई श्रोता यहाँ से देखता है तो ये इस प्रकार से आभास होता है मानो यह प्रकाश की किरण जो है ये पीछे से आ रही हो। और दूसरा जो नियम है इसका, दूसरा नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण के मुख अक्ष के ऊपर आपतित होती, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, जब यह प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख अक्ष के साथ यह जितना कोण बनाती है यह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। और जैसे ही हम यहाँ से देखते हैं तो हमें इस प्रकार से आभास होता है मानो यह प्रकाश की किरण पीछे से आ रही हो। अब जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें काटते हैं उसी बिंदु के ऊपर इस AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब ये किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो देखिए जब यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरण इस मुख अक्ष के समांतर किंतु दर्पण के ऊपर लंबवत आपतित होती है तो ये वापस उसी पथ के ऊपर लौट आती है, लेकिन आभास ऐसे होगा मानो ये पीछे से आ रही हो। तो यहाँ पर इसके समकक्ष इसका प्रतिबिंब A डैश के ऊपर और इसके समकक्ष इसका प्रतिबिंब B डैश के ऊपर प्राप्त होगा। अब देखिए ये जो बिंब है इस बिंब का प्रत्येक बिंदु प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा और प्रत्येक बिंदु का जो प्रतिबिंब है वो हमें इसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि AB का जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश ये हमें सीधा किंतु आभासी प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी, आभासी का अर्थ क्या है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है इन प्रतिबिंब को हम पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारे सामने दर्पण है और इस दर्पण के पीछे की ओर यदि हम पर्दा यहाँ पे लगाते हैं तो इस पर्दे के ऊपर इस बिंब के प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आती हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखें इसकी पहली जो विशेषता है, पहली विशेषता ये है कि ये जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है यह है आभासी व सीधा प्राप्त होता है। आभासी मीन्स इसे पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी विशेषता ये है कि बिंब दर्पण से जितनी आगे की ओर होती है प्रतिबिंब जो होता है यह दर्पण से उतनी ही पीछे की ओर प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि बिंब दर्पण से जितनी आगे की ओर होता है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही पीछे की ओर होता है। कहने का अर्थ यह है कि दर्पण से बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों सदैव समान होती हैं। अब देखिए इसकी जो तीसरी विशेषता है
इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि समतल दर्पण से जो यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इस प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर प्राप्त होता है। इस घटना को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर है, ये पी स्ट्रक्चर लेते हैं और ये है समतल दर्पण। तो देखिए जब हम समतल दर्पण में इस पी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो मान लिया इसका ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो हो गया LHS और ये जो पार्ट है ये हो गया RHS। जब हम इसको यहाँ पर देखते हैं दर्पण में तो RHS वाला जो पार्ट है ये तो हमें LHS साइड की ओर प्राप्त होता है और ये जो LHS वाला है ये RHS साइड की ओर प्राप्त होता है। इस घटना को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ये आभासी और सीधा होगा। दूसरी विशेषता है बिंब दर्पण से जितनी आगे की ओर, बिंब जो है दर्पण से जितनी आगे की ओर होता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे की ओर प्राप्त होता है। और तीसरा जो है समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इस प्रतिबिंब में बिंब का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, पार्श्व परिवर्तन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आएगा दर्पण। तो देखिए ये जो पार्ट है ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। इसके बाद में जो मैथमेटिकल आएगा उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह है उसमें आगे लेते रहना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है दर्पण। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि दर्पण क्या होता है, किसे कहेंगे दर्पण। तो दर्पण को समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं, मान लिया ये हमारे पास कोई कांच की समतल पट्टिका है या फिर ये हमारे पास कोई कांच का खोखला गोला है। अब देखिए यदि इस कांच के खोखले गोले को हम यहां से काट दें तो काटने के पश्चात हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसके दो भाग प्राप्त हो गए। एक भाग ये वाला है और दूसरा भाग ये वाला है। अब दर्पण किसे कहेंगे, यदि हम कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें। जैसे ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर मैंने बाहरी पृष्ठ के ऊपर मीन्स उभरे हुए पृष्ठ के ऊपर पॉलिश कर दिया और ये वाला जो पार्ट है इसके मैंने अंदर वाले पृष्ठ के ऊपर पॉलिश कर दी, तो इसे कहा जाएगा दर्पण। लेकिन ये जो कांच की समतल पट्टिका है, यदि हम इसके किसी एक भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो इसे भी दर्पण ही कहा जाएगा। तो दर्पण की परिभाषा होगी, जब कांच की समतल पट्टिका या कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो इसे कहा जाएगा दर्पण। अब देखिए दर्पण जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार आता है वो आता है समतल दर्पण और दूसरा जो प्रकार है ये आता है गोलीय दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण के बारे में आपने पहले ही अध्ययन कर लिया है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होगा। समतल दर्पण की परिभाषा आपको बता दी गई है कि जब कांच की समतल पट्टिका के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो इसे कहा जाएगा समतल दर्पण। और दूसरा जो आता है गोलीय दर्पण, तो इसकी डेफिनेशन होगी, जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो इसे कहा जाएगा गोलीय दर्पण।
अब देखिए गोलीय दर्पण जो है ये दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो है, पहला आता है उत्तल दर्पण और दूसरा जो है ये आता है अवतल दर्पण। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि उत्तल दर्पण तो क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई कांच का खोखला गोला है और इस कांच के खोखले गोले के मैंने अंदर वाले पृष्ठ के ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो इसे कहा जाएगा उत्तल दर्पण। और ये जो उत्तल दर्पण होता है यह दर्पण मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है, अर्थात इन प्रकाश की किरणों को फैला देता है या इन किरणों को अपसारित कर देता है। अतः इसे कहा जाएगा अपसारी दर्पण। और जो दूसरा आता है अवतल दर्पण, तो देखिए अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए ये कांच का खोखले गोले का कोई भाग है, यदि इस भाग के उभरे हुए पृष्ठ के ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो इसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। और ये जो अवतल दर्पण होता है यह दर्पण मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो इसे कहा जाएगा अभिसारी दर्पण। अब देखें ये जो उत्तल दर्पण है ये मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर तो कर देता है, लेकिन ये जो किरणें या इन किरणों को जब हम देखते हैं तो ये किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर यहां फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार यहां ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें हैं ये परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो देखिए इसका फोकस तो ये हो गया और इसका फोकस ये हो गया। तो ये हैं दर्पण के दो प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। परिभाषा: जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के अंदर धसे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो इसे उत्तल दर्पण कहा जाएगा। यह दर्पण मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है, अर्थात फैला देता है, तो इसे अपसारी दर्पण भी कहेंगे। और दूसरा जो आता है अवतल दर्पण, जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो इसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। और यह दर्पण जो है ये मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो इसे कहा जाएगा अभिसारी दर्पण। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। टॉपिक है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब देखिए दर्पण से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं इनमें सबसे पहला नंबर आता है द्वारक, जिसे एपरेचर भी कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि द्वारक या एपरेचर क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई दर्पण है, दर्पण चाहे कैसा भी हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। जैसे हम यहां पे ले लेते हैं अवतल दर्पण, मान लिया ये हमारे पास अवतल दर्पण है। अब ये जो दर्पण है ये कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, तो इस भाग के व्यास को ही क्या कहा जाएगा? दर्पण का
द्वारक। कहने का अर्थ ये हो गया, दर्पण का वह भाग जिस भाग से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है द्वारक कहलाता है। या फिर ये कहा जाए कि दर्पण के वृत्तीय चाप के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, जिसे AB से प्रदर्शित किया गया है। दूसरी जो परिभाषा आती है ये है ध्रुव या पोल। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि ध्रुव या पोल किसे कहेंगे। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव या पोल कहा जाता है, जिसे P से प्रदर्शित किया गया है। तीसरा नंबर जो है ये आता है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए दर्पण जो है, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, और इसे चित्र में C से प्रदर्शित किया गया है। जैसे मान लीजिए ये कांच का कोई खोखला गोला है और इस खोखले गोले के इस भाग को हमने यहां से हटा दिया है, तो इस गोले का जो केंद्र है उसे ही क्या कहा जाएगा, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को चित्र में किससे प्रदर्शित किया गया है, C से प्रदर्शित किया गया है। फोर्थ नंबर आता है वक्रता त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा यहां से प्राप्त करते हैं हम। वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव जो है, इन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाएगा, वक्रता त्रिज्या। या फिर ये कहा जाए कि दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और वक्रता त्रिज्या जो है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब पांचवी जो परिभाषा आती है, पांचवी परिभाषा आती है फोकस या फिर फोकस बिंदु। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं, मान लिया हमारे पास ये कोई अवतल दर्पण है, देखिए फोकस कहेंगे किसी दर्पण के मुखअक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में तो ये किरणें वास्तव में मिलेंगी, जबकि उत्तल दर्पण में ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण मुखअक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो देखिए इस बिंदु को कहा जाएगा फोकस बिंदु। एक जो छठी परिभाषा है, छठी परिभाषा आती है मुख्य अक्ष। देखिए प्रश्न ये उठता है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, किसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो देखिए यहीं से देखिए डायग्राम से, ये तो है दर्पण का ध्रुव, ये है दर्पण का द्वारक, ये है वक्रता केंद्र। तो देखिए वक्रता केंद्र और दर्पण का जो ध्रुव है इसको मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा होगी वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब सातवां नंबर जो आता है ये आता है फोकस दूरी या फिर फोकल लेंथ। अब देखिए फोकस दूरी किसे कहेंगे।
ये जो दर्पण का ध्रुव है और जो फोकस बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाएगा, फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी की परिभाषा होगी, दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ये हो गई दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब प्रश्न ये उठता है कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए इनका अध्ययन जो है हमने पिछले टॉपिक में कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ये ज्ञात करना है कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो देखिए फोकस दूरी जो होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F इजकल टू R/2। अब देखिए कई कबार एग्जाम में आधे अंक का सीधे पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो इसका संबंध सीधे से ये होता है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या कई कबार आधे अंक का न्यूमेरिकल दे देता है कि कोई भी दर्पण है, इस दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या हम यहां से प्राप्त कर लेंगे R/2f। या फिर कई कबार ये दे देता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसके लिए हम सीधा अप्लाई करेंगे F इजकल टू R/2। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में ये जो संबंध प्राप्त हुआ है ये हमें किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो देखिए आज हम यहां अध्ययन करेंगे कि F इजकल टू R/2 किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं, मान लिया ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है और ये हो गया इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। इस दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र है C, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है ये है कैपिटल R। इसका ध्रुव हो गया P और इसका जो द्वारक है वो ये है इसका द्वारक। अब देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के लिए मान लिया वक्रता केंद्र C व वक्रता त्रिज्या कैपिटल R का कोई अवतल दर्पण है। इस दर्पण के ऊपर जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, देखिए ये कोई प्रकाश की किरण है, ये दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो नियम इसका क्या है कि अगर प्रकाश की किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती है। ये जो बिंदु है ये बिंदु कहलाएगा फोकस बिंदु F। तो इसी स्थिति में ये जो कटान बिंदु है और ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के जो लंबवत तल गुजरेगा इसे कहा जाएगा अभिलंब, और इसी स्थिति में जो ये अभिलंब गुजरता है ये है वक्रता केंद्र में से होके गुजरेगा। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा उसे कहा जाएगा आपतन कोण I, और अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है
उसे कहा जाता है परावर्तन कोण आर। लेकिन हमने ये पहले ही अध्ययन कर लिया है कि कोण आई जो है वो किसके इक्वल होता है, कोण आर के। तो जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा, यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कितने हैं, ये हमें ज्ञात नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं, मान लिया ये थीटा है, तो जब ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, अर्थात आई इजकल टू आर इजकल टू क्या मान लेते हैं, थीटा। तो अब मैं यहां पर आई और आर के स्थान पे सीधे रख देता हूं, ये भी थीटा है और यह भी थीटा है, और इनका हम नामकरण करते हैं। ये जो प्रकाश की किरण है इसे तो कहा जाएगा AM, और ये जो प्रकाश की किरण जैसे यहां पर आपतित होती है तो यह MB दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो एक बार फिर से ध्यान देना, चित्र में दर्शाए अनुसार मान लिया वक्रता केंद्र C व वक्रता त्रिज्या कैपिटल R का कोई अवतल दर्पण है। इस दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण यहां से परावर्तन के पश्चात MB दिशा में लौट जाती है, और चित्र में दिखाए अनुसार CM जो है यह अभिलंब है। अब देखिए यहां से और यहां तक की जो दूरी है इसे कहा जाएगा फोकस दूरी। हमें संबंध ज्ञात करना है F और R में। तो F और R में संबंध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम यहां से M बिंदु से और मुख अक्ष के ऊपर लंब डाल देते हैं और इस बिंदु को दे देते हैं नाम D। इसे नाम क्या दे देते हैं, D। अब देखिए भाई चित्र में कोण AMC जो है ये बराबर में होगा MCP के। कहने का अर्थ ये हो गया कोण AMC, कोण AMC इज इक्वल टू कोण MCP या DA की बात है, क्योंकि छोटे द्वारक का है, छोटे द्वारक का है तो P बिंदु और D बिंदु दोनों लगभग समपाती होंगे। तो देखिए यहां पे आएगा MCP, ये दोनों बराबर क्यों होंगे। प्रश्न ये उठता है कि यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही क्यों होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। तो यहां पे लिखते हैं एकांतर कोण या फिर अल्टरनेट एंगल। अब देखिए अब हम बात करते हैं AMF की कि AMF जो है ये कितना है। तो देखिएगा ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये पूरा मिला करके हो गया 2 थीटा, और जब ये पूरा 2 थीटा है तो ये पूरा भी 2 थीटा ही आएगा। कैसे, AMF इज इक्वल टू MFP, क्योंकि ये भी Z स्ट्रक्चर में है और Z स्ट्रक्चर में बनने वाले जो एंगल होते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहां लिखते हैं वह कोण AMF, कोण AMF इज इक्वल टू MFP, ये दोनों होंगे 2 थीटा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, एकांतर कोण है। अब देखिए अब F और R में संबंध ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज लेते हैं MCP और दूसरा लेते हैं MFP। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने ये त्रिभुज MCP और MFP ही क्यों लिया, क्योंकि हमें तो संबंध ज्ञात करना है F और R में, और F और R में संबंध ज्ञात करने के लिए हम ऐसे 2 त्रिभुजों का चयन करते हैं जिनमें एक भुजा तो कॉमन हो और दूसरी भुजाएं जो है वो हमें ज्ञात हो। तो देखिए MCP में CP का जो मान है वो R के बराबर है, और MFP में जो FP का जो मान है वो स्मॉल f के बराबर में है, और ये जो MP है ये दोनों में कॉमन है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, यहां लिखते हैं अब त्रिभुज MCP व त्रिभुज MFP में, और यहां लिख देते हैं चूंकि दर्पण छोटे द्वारक का है तो कोण भी अत्यंत छोटे होंगे, मीन्स
लघु कोणों के लिए। अब देखिए एमसीपी जो है, इस त्रिभुज एमसीपी की बात करते हैं। एमसीपी, इसमें ये जो भुजा है ये तो हमें ज्ञात है, और ये जो एमपी है ये इसमें एमसीपी में भी है और एमएफपी में भी है। तो कोण के सामने की जो भुजा है ये तो कहलाती है लंब, और ये जो शेष भुजा है ये कहलाएगी आधार। तो देखिए एमसीपी में लंब बटा में आधार tan को निरूपित करेगा, तो यहां लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में आधार मीन्स एमपी बटा में पीसी या सीपी, एमपी बटा में पीसी। चूंकि कोण अत्यंत छोटे हैं तो tan थीटा का जो मान है वो लगभग बराबर में होगा थीटा के। अब देखिए इसी प्रकार से हम त्रिभुज लेते हैं एम एफ पी। एम एफ पी, ये जो कोण है इस कोण के सामने की भुजा लंब और ये भुजा होगी आधार। चूंकि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे। कर्ण जो है वो दोनों त्रिभुजों के अलग अलग हैं और अज्ञात है, इसीलिए हम लंब और आधार का चयन करते हैं। तो यहां लिखते हैं एम एफ पी में tan, और कोण कितना है यहां पर 2 थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू एमपी बटा में एफ पी, एमपी बटा में एफ पी, जो कि लघु कोणों के लिए ये जो tan 2 थीटा है ये सिमिलरली होगा 2 थीटा के। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से किस प्रकार से यहां पर जो थीटा की वैल्यू है 1 से यहां रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 में एमपी बटा एफ पी, एमपी बटा एफ पी इज इक्वल टू 2 थीटा 2, और यहां पर थीटा का जो मान है यहां से रखते हैं 1 से एमपी अपोन में पीसी, तो एमपी से एमपी कैंसिल। अब यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस एफ पी इजकल टू होगा पीसी, या फिर एफ पी इजकल टू पीसी बाई 2। अब देखिए हम यहां से मान रखते हैं एफ पी, यानी कि एफ और पी के बीच की दूरी। तो एफ और पी के जो बीच की दूरी है वो है हमारे पास स्मॉल एफ, और पी और सी के जो बीच की दूरी है वो है कैपिटल आर बटा में 2। तो कहने का अर्थ ये हो गया फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है गोलीय तल से परावर्तन के नियम। गोलीय तल से परावर्तन के नियम। देखिए सबसे पहले हमने अध्ययन किया था ओनली परावर्तन के नियम, जो कि समतल के लिए थे। अब आते हैं गोलीय तल से परावर्तन के नियम। प्रश्न ये उठता है कि गोलीय तल से परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आगामी टॉपिकों के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। अब देखिए गोलीय तल से परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो गोलीय तल के रूप में हम यहां पे लेते हैं अवतल दर्पण। हम चाहें तो उत्तल भी ले सकते हैं,
चूंकि हमारे सिलेबस में अवतल दर्पण से ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे अवतल दर्पण का ही चयन किया है। चाहे तो उत्तल दर्पण से भी कर सकते हैं। तो मान लिया ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है और ये है इसका मुख्य अक्ष। देखिए परिभाषाएं हमने पहले ही पढ़ ली है कि ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या है, मुख्य अक्ष, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस बिंदु जो भी है, इन सब का अध्ययन हमने पहले ही कर लिया है। अब इसके सामने मुख्य अक्ष के ऊपर मान लिया ये कोई वस्तु है ए बी। अब देखिए इस वस्तु ए बी से अनेक अनंत प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती हैं, लेकिन गोलीय तल से परावर्तन के जो नियम बने हैं वो केवल 4 ही किरणों के लिए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो 4 नियम कौन कौन से हैं। तो यहां पर जो पहला नियम आता है, इसका पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर मुखअक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात यह फोकस में से गुजरती है। अब देखिएगा यदि यहां पर दर्पण उत्तल होता तो ये फोकस में से गुजरती नहीं बल्कि गुजरती हुई प्रतीत होती। चूंकि हमारे पास यहां पर जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो इसमें जब कोई प्रकाश की किरण इसके मुखअक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह फोकस बिंदु में से गुजरती है। अब दूसरा जो है इसका दूसरा नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस बिंदु में से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुखअक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम जो है इसका यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो मुखअक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। अब देखिएगा ये प्रकाश की किरण जब दर्पण के ध्रुव के ऊपर आपतित होती है तो मुखअक्ष के साथ ये जितना कोण बनाती है यह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। और ये जो है ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, तो इसका चौथा जो नियम आता है, चौथा नियम इसका ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र में से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह अपना पथ पुनः अनुरेखित कर लेती है, अर्थात वापस उसी पथ के ऊपर लौट आती है या लौट जाती है। तो ये हो गए गोलीय तल से परावर्तन के 4 नियम। तो देखिएगा पहला नियम क्या है कि दर्पण के मुखअक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है। दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस में से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है इसका? दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुखअक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। और चौथा नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात यह अपना पथ पुनः अनुरेखित कर लेती है। अब ये उपरोक्त चारों किरणें जिस बिंदु के ऊपर मिलती हैं, क्योंकि दर्पण अवतल है तो वास्तव में मिलेंगी, यदि उत्तल होता तो मिलती हुई प्रतीत होती। तो देखिए जिस बिंदु के ऊपर मिलती हैं उसी बिंदु के ऊपर वस्तु का क्या प्राप्त होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि कैसा होता है? वास्तविक व उल्टा। ये है गोलीय तल से परावर्तन के 4 नियम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है चिन्ह परिपाटी नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं समस्त न्यूमेरिकल चिन्ह परिपाटी नियम की सहायता से ही सोल्व होते हैं।
इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।